अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 39 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने रिसर्च मेथडोलॉजी और ट्रेंड्स पढ़ने हैं ELT में। एक तरह से ये लास्ट लेक्चर है। अगर तो आप लोगों ने मेरे मिड टर्म लेक्चर्स लिए हैं और उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड देन अब आप फाइनल टर्म्स दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करूं। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होता है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर लास्ट में अपना एग्ज़ाम शेयर कीजिएगा। यकीन जाने कि आपका छोटा सा ये स्टेप ना आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से सदका जारिया बन जाएगा। तो आप जान भी नहीं सकते कि एक तरह से ये आपकी नेकी होगी जो आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने शेयर करना है कर लें, नहीं अगर आपका दिल मानता आप ना कीजिएगा। बट एक बात याद रखिएगा कि ये बहुत छोटा सा स्टेप है जिसके थ्रू बाकियों की हेल्प होती है। अच्छा फीडबैक दीजिएगा, जैसा भी एग्ज़ाम होगा उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको आई हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 209 से है, जिसमें बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन ELT, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की फील्ड में हमने रिसर्च का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि रिसर्च बेसिकली होता क्या है। अब यहाँ पर बताया गया है कि रिसर्च जो होता है ये एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई किसी क्यूरी जो होती है या किसी किस्म का हमारा इशू होता है उससे रेलेवेंट हम उसकी एक्सप्लोरेशन करते हैं और उसके बाद जो है वो हम कोई फैक्ट निकालते हैं, कोई डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ELT की फील्ड में देखें तो ये क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होती है या फिर स्टडी होती है ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, या आप कह लें कोई क्यूरी होती है या कोई इशू होता है। ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आप लोगों को रिसर्च के बारे में पूछा जाए तो आपने सिंपल सी बात बता देनी है कि एक तरह से ये क्या होता है। ये हमारे पास एक रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या किया जाता है कि मटेरियल और रिसोर्सेज की एक स्टडी होती है फैक्ट्स लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा MC मिलन और शो मेकर जो था उसने डिफाइन किया था रिसर्च को कि ये एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करते हैं किसी पर्पस के लिए। आपने ये 2-3 लाइनों के हिसाब से जो है इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि रिसर्च प्रोसेस जो है वो इन स्टेप्स के ऊपर बेस्ड करता है, या आप लोगों ने लाजमी याद करना है, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी आती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है ना उसके ऊपर हम कोई ना कोई प्रेडिक्शन या अजम्पशन बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कलेक्ट करते हैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, टेस्टिंग करते हैं, वर्क करते हैं उस हाइपोथेसिस के साथ, वर्किंग विद द थ्योरी। ठीक है, बैक टू न्यू क्वेश्चन, दोबारा उसी क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो ये सारा रिसर्च का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च इन ELT आ जाता है। अब उन्होंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में अगर देखा जाए रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, किन किन फैक्टर्स के लिहाज से, फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, अब वो कौन से रीजंस हैं, एक तो ये की टू टीचर डेवलपमेंट है, यानी कि इम्प्रूवमेंट है टीचिंग स्किल की। ठीक है, रिसर्च जो है। उसके अलावा पोटेंशियल एरिया फॉर रिसर्च इन ELT आर बिकमिंग ब्रॉडर एंड न्यू एरिया आर इमर्जिंग। इसका क्या मतलब है, मतलब कि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जैसे रिसर्चर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके अलावा कंडक्टिंग रिसर्च इंक्रीज द प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ ELT टीचर्स। तो यहाँ क्या बताया गया कि रिसर्च जो है ये एक तरह से हेल्प करती है इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की कि वो इन्हेंस करें अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी एबिलिटीज़ को। उसके अलावा उन्होंने बताया कि हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है कि ये जो रिसर्च इन ELT ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है दोनों के ऊपर, एक एजुकेशनल पॉलिसी हो गया और दूसरा जो एक्चुअल टीचिंग मेथड एम्प्लॉयड होता है ना उनके ऊपर। ठीक हो गया, उसके अलावा नीचे क्या बताया उन्होंने, policy makers and practitioners are usually seen as consumer of research, the generation of policy and the implementation of more effective practice। इसका क्या मतलब है कि लोग जो क्रिएट करते हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ और कुछ जो टीच करते हैं वो अक्सर रिलाई करते हैं रिसर्च फाइंडिंग पर डिसीजन करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए टीचिंग मेथड्स को। तो वो बेसिकली किस पर रिलाई करता है, वो रिसर्च फाइंडिंग के ऊपर ही रिलाई करते हैं, फिर उसकी बेस पर जब वो कोई ना कोई डिसीजन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा द परफॉर्मेंस ऑफ ELT हैज़ रिमेन बिलो सेटिस्फैक्टरी इन मैनी EFL ESL कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यानी कि जो क्वालिटी है ELT की वो कह लो कि एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता EFL और ESL सेटिंग में जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम टॉपिक 210 की बात करें तो उसमें बताया गया कि स्कोप ऑफ रिसर्च इन ELT। तो रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बताया कि एक ड्रामेटिकल तब्दीली आई है इन द स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, और साथ ही साथ इंक्रीजिंग डिमांड, यानी कि बहुत ज़्यादा
डिमांड बढ़ी है किनकी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की और साथ ही साथ लैंग्वेज प्रोग्राम्स की। इसका ज़्यादा फोकस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के ऊपर है, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर है, किस लिए, इंडिविजुअल्स को ये जो आज की वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्टेड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा द टीचिंग ऑफ इंग्लिश कंज्यूम्स अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ अवेलेबल एजुकेशन रिसोर्सेज इन मैनी कंट्रीज़। उसके अलावा उन्होंने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है वो एक तरह से अवेलेबल एजुकेशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसरी एंड न्यूट्रल कॉमेडी ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश एक न्यूट्रल टूल नहीं है जो हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑफर करे। उसके अलावा इंग्लिश टीचर्स को चाहिए कि वो इंग्लिश के स्टेटस को मॉडर्न लाइफ में अप्रिशिएट करें। उसके अलावा रिसर्चर्स हैज़ गेन significance in ELT and the field of research has also changed tremendously over the last। अब इसमें वो बता रहे हैं कि रिसर्च हैज़ गेन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन ELT फील्ड, यानी कि इसने जो है वो एक तरह से काफ़ी अहमियत हासिल की है ELT की फ़ील्ड में, और एक तरह से लास्ट डेकेड पर जो है वो इसका एक ज़बरदस्त चेंज आया है, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ इंपॉर्टेंस है, आपने 3-4 लाइनें जस्ट याद करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों का ये कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर मज़ीद क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स बताए हैं जिनकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, इसका स्टेटस और वाइड हो गया, उनमें हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आ जाता है कि पूरी दुनिया में इंग्लिश वाइडली एक्सेप्ट की जा रही है, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश की हुकूमत थी जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ कॉलोनाइज्ड हुई थी, तो जब वो कॉलोनाइज हुई तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। उसके अलावा इकोनॉमिक और नेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक तरह से काफ़ी हद तक यूज़ की जा रही है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा एजुकेशन है। उसके अलावा हमारे पास स्कूल और यूनिवर्सिटी में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, ट्रैवल और पॉपुलर कल्चर में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंग्लिश स्टेटस जो है वो और ज़्यादा वाइड हो गया है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 211 पढ़ लेता है, जिसमें उन्होंने बताया कि इनहेंसिंग रिसर्च कल्चर इन ELT इन पाकिस्तान। पहले तो उन्होंने बताया कि एजुकेशन ने की है सक्सेस की, ठीक है। हायर एजुकेशन ने एक सेंट्रल रोल जो है वो अटेन किया है किसमें, प्रोस्पेरिटी में, तरक्की वगैरह को और ज़्यादा खुशहाल करने के लिए। उसके अलावा अब रिसर्च उन्होंने बताया कि एसेंस है हायर एजुकेशन का, एक तरह से प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है पूरी दुनिया में। अब उन्होंने बताया कि जितनी भी कंट्रीज़ या नेशंस जो हैं वो आज कामयाब हैं, उन्होंने तरक्की की है, तो क्यों किया है कि उन्होंने डेवलप किया रिसर्च कल्चर, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी तक अनसक्सेसफुल कंट्री है, क्यों, क्योंकि उसने रिसर्च कल्चर जो है वो अडोप्ट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया कि पाकिस्तान इज़ फार बिहाइंड, बहुत पीछे एंड अप टिल नाउ अनसक्सेसफुल इन डेवलपिंग एंड इंस्पायरिंग रिसर्च कल्चर इन वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग ELT, यानी कि ELT में भी जो है रिसर्च कल्चर डेवलप नहीं किया। रिसर्च कल्चर बेसिकली होता क्या है, रिसर्च आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें हमारा अपना कल्चर आ जाता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है, एक्सप्लोरेशन होती है, उन फैक्टर्स को जो है वो हाईलाइट करना जो कि इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है, तो उन पर प्रॉपर रिसर्च। अब बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, उन्होंने डेवलप किया हुआ है और वो उन पर काम भी करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि हाँ, अगर हम पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर, हेल्दी रिसर्च कल्चर अडॉप्ट भी कर लें, देन हाउ वी कैन प्रमोट और इन्हेंस रिसर्च कल्चर इन पाकिस्तान, कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर तो हम इसको फ्यू वेज से देखें तो हमारे पास पहले आ जाता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि हमें ज़रूरत है क्या करने की, वी नीड टू चेंज द वे इन विच वी टीच। अब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं हमें उस तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द हाई टाइम फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा फंडिंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, रिसर्च जो है उसके लिए फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छी रिसर्च जो है वो रिक्वायर करती है काफ़ी ज़्यादा फंडिंग। रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान देखें तो उन्होंने पुश द गवर्नमेंट टू कट द बजट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में जो है पुश करता है गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो है वो अपना बजट जो है यूनिवर्सिटी से उसको कट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि अवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नीड टू इन्वेस्ट ऑन द रिसर्च नीड्स। उन्होंने बताया कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की रिसर्च नीड्स के ऊपर स्टूडेंट की। उसके अलावा ज़्यादातर स्टूडेंट और इवन टीचर्स, उन्हें पता ही नहीं है कि HEC जो है उस तक कैसे रसाई हासिल की जा सकती है। HEC क्या होता है, ये हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, ये प्रोवाइड करता है रिसर्च ग्रांट, किस लिए, सपोर्ट करने के लिए रिसर्चर्स को और स्कॉलर्स को, ठीक है। और हमारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इसके बारे में जो है वो अनअवेयर है, उन्हें नहीं पता कि वो किस तरह से एक्सेस हासिल कर सकता है ग्रांट्स लेने के लिए, ठीक है। उसके अलावा चेंज इन सिलेबस, यानी कि हमें जो है वो अपना सिलेबस जो है उसको चेंज करना चाहिए। इट में हेल्प स्टूडेंट टू कंडक्ट कॉन्टेक्चुअलाइज रिसर्च। कॉन्टेक्चुअलाइज रिसर्च किसे कहते हैं, ये प्रोसेस होता है जहाँ पर कंडक्ट की जाती है एकेडमिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, सेटिंग, एनवायरनमेंट, बैकग्राउंड, जो भी आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीड टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न मेथड्स, ठीक है। हमें जो है वो मॉडर्न मेथड जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। आप जस्ट हेडिंग्स के हवाले से इसको याद रख लें, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर्स में से बहुत कुछ जो है वो आता है, तो आप लोगों ने इन पर थोड़ा सा अटेंशन लाजमी देना है।
उसके अलावा टाइम टू मेक आवर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, यानी कि हमें अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी जो है वो रिसर्च क्यूरीज और टॉपिक्स जो हैं उनको भी बताएं, ठीक है, आकर पार्टिसिपेट करें, अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो बताने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास टॉपिक 212 आ जाता है, जिसमें हमने रिसेंट ट्रेंड्स पढ़ने हैं रिसर्च के इन ELT। गला थोड़ा ख़राब है, अगर आपको थोड़ी वॉइस मेरी कम आए या डिस्टर्बिंग आए इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, रीसेंट ट्रेंड्स जो रिसर्च में आए हैं ELT पार्ट 1 में अगर देखा जाए तो पहले तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम असेसमेंट और रिफॉर्म्स आ जाते हैं, यानी कि व्हाट शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट लेवल्स, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहिए, हाउ कैन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बी ऑर्गेनाइज टू ऑप्टिमाइज द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि क्या जो है वो सिखाना चाहिए स्टूडेंट्स को, किस लेवल पर कौन से प्रोग्राम्स जो है उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सब कुछ इसमें आ जाता है। साथ ही साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाता है, एड टू मोटिवेशन, एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड, ये सब कुछ जो है पावरफुल कंट्रीब्यूटर है लर्नर की एबिलिटी में, ठीक है, टू लर्न अ लैंग्वेज। उसके अलावा लर्नर ऑटोनॉमी और सेल्फ एफिकेसी आ जाता है। लर्नर ऑटोनॉमी और सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सक्सेसफुल लर्नर बनाने में। अगर तो लर्नर ऑटोनॉमी की बात करें तो ये किसे कहते हैं, लर्नर ऑटोनॉमी बेसिकली एम्पावर करता है स्टूडेंट को, इंडिविजुअल को, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी लर्निंग की, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने गोल को हासिल करने के लिए कोशिश करे, ठीक है, उसके लिए जो है वो प्लान करे, उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ बनाए अपनी, यानी कि इंडिपेंडेंटली जो है वो लर्निंग करे। उसके अलावा सेल्फ एफिकेसी इंडिविजुअल बिलीफ होता है अपनी कैपेबिलिटीज़ पर कि वो जो है वो सक्सेसफुली जो है वो परफॉर्म करेगा, अच्छा आउटकम जो है वो लेगा। तो ये हमारे पास सेल्फ एफिकेसी आता है, खुद पर बिलीव होता है, ठीक है। उसके अलावा कोर्स और मटेरियल डेवलपमेंट आ जाता है। इसमें हमारे पास उन्होंने बताया कि ये जो है वो डेवलप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। उसके अलावा चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द यूज़ ऑफ इंग्लिश इन वेरियस सोशल एंड एकेडमिक फील्ड्स। अब इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा चेंजिंग ट्रेंड्स जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वेरियस सोशल और एकेडमिक फील्ड्स में, वो सब उनके ऊपर जो है फोकस करना, थोड़ी सी अटेंशन देना, वो सब इसमें ऐड होना चाहिए। लर्निंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेरियस कॉन्टेक्स्ट में, इन पर काम होना चाहिए। एरर एनालिसिस में क्या है, इट इंक्लूड सिस्टमेटिक मेथड टू एनालाइज लर्नर एरर्स। ये बेसिकली क्या है, ये रिसर्च एरियाज़ हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट है ELT की फील्ड में, ठीक है, इन पर काम होना चाहिए, इसलिए वो इनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एरर एनालिसिस का पता चल गया है कि इसमें क्या होता है, एरर्स को एनालाइज करना। बायलिंगुअलिज्म और लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कंप्राइजेस करता है कोड स्विचिंग को, बायलिंगुअलिज्म प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है कि द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, ठीक है, तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है और जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे होते हैं वो वाली। तो एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज इन द टीचिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, तो बायलिंगुअल पर्सन बनाना। उसके अलावा ELT टीचिंग ट्रेनिंग, इट हेल्प टू फाइंड न्यू वे टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल, यानी कि टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो है न्यू वेज फाइंड करता है। उसके अलावा टॉपिक 213 आ जाता है, जिसमें हमने रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च अगेन पढ़ना है ELT में, जिसमें हमारे पास टीचिंग मेथड्स एंड देयर इफेक्टिवनेस आ जाता है, यानी कि कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ मेथड्स। कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ मेथड बेसिकली क्या है, कंपेयर करना डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को, असेस करने के लिए उनके इफेक्टिवनेस को। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि फोकस करना इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसके करेक्टरिस्टिक्स पर और कैसे ये टीचिंग पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जहाँ इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर जहाँ सिखाई जाती है, उन सब एरियाज़ में जो है वो इंग्लिश किस तरह से इम्पैक्ट डालती है, उन सब पर फोकस करना। वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है, ये कवर करता है एग्जिस्टेंस और फीचर्स ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, वो बोली जाती हैं पूरी दुनिया में, तो बेसिकली उनको एक्सप्लोर करने की स्टडी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है कि डिस्कोर्स जो हमारी बातचीत होती है उसको क्रिटिकल वे में देखना, ठीक है, डिटेल में उसको देखना, एनालाइज करना। तो इसमें क्या होता है, एनालाइज बोथ स्पोकन एंड रिटन टेक्स्ट, ठीक है, जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है, उन सबको उनकी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, किस तरह से पावर डोमिनेंस, बायस और इनइक्वालिटी वाले फैक्टर्स जो है लैंग्वेज को गवर्न करते हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा कन्वर्सेशनल एनालिसिस आ जाता है। कन्वर्सेशनल एनालिसिस ये क्या करता है, हमारी स्पीच एक्सचेंज होती है बोथ स्पोकन और रिटन इंटरेक्शन में, उनके ऊपर जो है एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे कि टॉक एंड इंटरेक्शन आ जाता है, टर्न टेकिंग आ जाता है, अलॉटमेंट ऑफ टर्न्स आ जाता है। इसका क्या मतलब होता है, ये पर्सन को जो है वो बोलने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसे सुना जाता है, ठीक है, एक तरह से अलो करता है रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक आ जाता है, ये भी काफ़ी डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉर्पस लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि लैंग्वेज की जितनी भी स्टडी होती है, ठीक है, ये बेसिकली रियल लाइफ से कलेक्ट की गई होती है, ये सब कुछ जो है वो एक कॉर्पोरा में स्टोर कर दिया जाता है, जिसके थ्रू जो होता है टीचर्स और स्टूडेंट इजीली वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक था।
कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग आ जाता है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। आपने ये भी काफ़ी डिटेल में पीछे पढ़ा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं लैंग्वेजेस का, ठीक है, जो कि सोशली कल्चरली लिंक्ड होती हैं, ठीक है। उसके अलावा लेसन 40 उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट रिसर्च है, आपने इस पर रिसर्च करनी है। अगर आप लोगों से हो सके तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इजाज़त दें अपने इस इंस्ट्रक्टर को। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट या मेरी कोई कही हुई बात जो है आपके लिए हेल्पफुल थी, कहीं पर भी आपके काम आए, तो मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। और लास्ट पर एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अपनी ज़ात को जो है वो ऐसा रखें कि वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। जिस तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकें आप करें। रिवॉर्ड की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। यकीन जानें ये दुनिया तो फ़ानी है, ठीक है। आपको रिवॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में लाज़मी अता करते हैं। ये कहने की बातें होती हैं कि हमने अच्छा किया और हमारे साथ बदले में अच्छा नहीं हुआ। आप जस्ट अल्लाह ताला पर छोड़ दें, किसी न किसी फ़ॉर्म में, किसी न किसी शक्ल में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये यकीन ही काफ़ी होता है आपके रिवॉर्ड के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या मेरी ज़रा सी भी समझ आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना एग्ज़ाम लाज़मी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर इन फ्यूचर कोई बुक आपके सेमेस्टर के साथ लिंक होती होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।